तो हमने आज के सेशन में हम समझेंगे कि योग कारक और मारक ग्रह कौन से होते हैं। और इस प्रकार से आपके पास जो शीट आई है इसमें एक कॉलम ऐड हो गया है योग कारक मारक ग्रह का। सबसे पहले हम मेष राशि का योग कारक और मारक देख रहे हैं, यानी कि जिनकी कुंडली में लगन में 1 नंबर लिखा है, ठीक, उनका अध्ययन कर रहे हैं कि उनकी कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन से हो। क्लियर? चलिए, तो 1 नंबर लिखा है तो क्या हुआ? मंगल। मंगल लगन के लॉर्ड हो गए, तो योग कारक में सबसे पहले आप लिखें मंगल। मंगल, ठीक। मंगल की एक राशि लगन में है और दूसरी राशि अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि। लगन के लॉर्ड की जो लग्नेश होता है, अगर उसकी कोई राशि 6, 8, 12 में होती है तो भी वो योग कारक ही होता है। क्लियर? लिखिए, मंगल लिखा। अष्टम द्वादश थ्योरी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि सेकंड हाउस और 7th हाउस राशि के जो लॉर्ड हैं, अगर वो लग्नेश के मित्र नहीं होते तो वो मारक हो जाते। समझते में आ गया इस बात को? अब यहाँ 2 नंबर वृषभ राशि है और शुक्र देव नीचे प्लैनेट्स की मैत्री में देखें, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, क्या शुक्र देव और मंगल देव की आपस में मैत्री है? नहीं है, तो मारक में लिखें शुक्र देव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी शुक्र देव की महादशा अंतर्दशा आएगी तो इस व्यक्ति को 2nd हाउस और 8th हाउस से रिलेटेड पीड़ा हो। समझ में आया? समझ में आ रहा है? बोलिए। ठीक, बहुत। अब आगे देखें कि तीसरा भाव यहाँ पर मिथुन राशि है, 3 नंबर लिखा है। मिथुन राशि के लॉर्ड बुध देव हैं, और तीसरा भाव मेहनत का भी होता है। प्रेजेंटेशन तो होती है पर आपका मेहनत भी है। और बुध देव की एक और राशि है कन्या राशि, 6 नंबर, और वो 6th हाउस में आ गया। तो बुध देव और मंगल देव की क्या आपस में मैत्री है? देखें नीचे, क्या बुध और मंगल की आपस में मैत्री है? बिल्कुल गलत कह रहे हो भारती। ध्यान से पढ़ो शीट में नीचे क्या लिखा है। जहां स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ग्रुप 1 प्लैनेट्स आर फ्रेंड्स, ग्रुप 2 प्लैनेट्स आर, तो क्या उनकी मैत्री है बुध और मंगल की? नहीं है, तो यहाँ पे बुध देव लिखें आप मारक। बात समझते में आई? 4th हाउस कुटुंब का होता है, ठीक। इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी राशि यहाँ लिखी होगी, जो भी लिखी होगी लगन के अंदर, उसमें 4th हाउस उसका मित्र ही होगा। 4th हाउस की जो राशि होगी वो उसका मित्र ही होगा। ये आप आगे अध्ययन करेंगे, इसको नोटिस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 4th हाउस में कर्क राशि है, और आप ग्रुप 1 की लिस्ट में देखें, कर्क राशि के लॉर्ड चंद्रमा है। क्या मंगल देव और चंद्रमा की आपस में मैत्री है? तो चंद्रदेव यहाँ पे योग कारक हो गए। एक तो पावरफुल हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस पावरफुल है। पावरफुल हाउसेस कौन से होते हैं? पावरफुल हाउसेस लिखिए आप अपनी शीट के ऊपर ही लिखिए। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 10, ये केंद्र के जो हाउसेस हैं ये सबसे पावरफुल है। उसके बाद मूल त्रिकोण के हाउसेस जो होते हैं, हाउस नंबर 5 एंड हाउस नंबर 9, ये द मोस्ट पावरफुल है, ठीक। उसके बाद देखें आप, 5th हाउस में सिंह राशि है और इसके राशि लॉर्ड सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव और मंगल देव की मैत्री है, तो आप योग कारक में लिखें सूर्य। बात समझते में आ रही है? 6th हाउस का हमने एनालिसिस कर लिया, बुध देव का। 7th हाउस का कर लिया, शुक्र देव का। 8th हाउस का कर लिया। अब आप देखें 9th हाउस के लॉर्ड कौन है?
धनु राशि है और बृहस्पति देव इसके लॉर्ड, और 9th हाउस मूल त्रिकोण में पावरफुल है, भाग्य का लॉर्ड है। पर बृहस्पति देव की मीन राशि 12वें घर में है ना। तो बृहस्पति देव 12वें घर से रिलेटेड कभी भी कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि इनको एक बहुत ही पावरफुल हाउस मिला हुआ है जो कि हाउस नंबर 9 है भाग्य का। ठीक, तो बृहस्पति देव भी योग कारक हो गए। क्या हो गए? गुरुदेव योग कारक हो गए। ठीक, 10th हाउस में देखें आप, मकर राशि है शनिदेव की, और 11th हाउस में शनिदेव की एक और राशि है कुंभ राशि। लेकिन शनिदेव जो हैं मंगल देवता के मित्र नहीं है, तो शनिदेव यहाँ पर ना तो योग कारक होंगे ना मारक होंगे, शनिदेव सम हो जाते हैं, सम न्यूट्रल रहते हैं। तो आप नीचे एक स्टेटमेंट लिखें, सम, SUM, यहाँ पे देखिए सम में सैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि शनिदेव दोनों घरों से रिलेटेड रिजल्ट तो देंगे, लेकिन अंतरदशा में जो हो आएगा प्लैनेट, अगर वो मंगल देवता का मित्र आएगा तो शनिदेव अच्छे रिजल्ट देंगे, और अगर वो मंगल देवता का मित्र नहीं आएगा, जैसे कि बुध आ गया, शनि में बुध आएगा, तो उनको 10th और 11th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट कम आएंगे। पर अगर शनि देव के साथ सूर्य देव आ गए या गुरुदेव आ गए तो 10th और 11th हाउस के रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्या बात समझ में आई? सम का मतलब ये हो गया कि अब अंतरदशा के हिसाब से प्लेनेट चलेगा, महादशा में मिले जुले रिजल्ट देगा। 1 2 3 4 5 6 7 राहु केतु का इसके अंदर अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि राहु केतु जिसके साथ बैठते हैं, जैसे बैठते हैं वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उनकी फेवरेबल पार्टी में अगर बैठते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, अगर फेवरेबल में नहीं बैठते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर देते हैं रिजल्ट्स को। तो आपको मेष राशि में पता चल गया कि योग कारक मारक ग्रह कौन से होंगे। ठीक, अब इसमें आप एक चीज देखें, एक चीज यहाँ समझने की चीज है। 6 नंबर मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे, कन्या राशि 6th हाउस में है। अगर बुधदेव 12th हाउस में बैठ जाते हैं, अगर बुधदेव 12वें घर में बैठ जाते हैं, तो 6th हाउस से रिलेटेड बुधदेव खराब नहीं करेंगे रिजल्ट। बात समझ में आई? क्योंकि सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे, अपने घर को प्लैनेट कभी भी खराब नहीं करता है। अगर बुधदेव 6th हाउस में ही बैठ जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, तो वैसे ही खराब नहीं करेंगे। क्या यहाँ बात समझ में आ गई? ठीक, अगर बुधदेव 8th हाउस में बैठ जाएंगे, हाँ, तो भी खराब नहीं करेंगे। अगर बुधदेव 12th हाउस में बैठ जाएंगे तो भी खराब नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? गॉट इट यहाँ तक? ठीक, वेरी गुड। चलिए शीट नंबर 2 निकाले। 2 नंबर लिखें लगन में, 3 4 5 6 9 10 11। ठीक, अब देखिए आप, 2 नंबर वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है, और इसमें शुक्रदेव की एक और राशि है तुला राशि, 7 नंबर, वो 6th हाउस में है। तो शुक्रदेव की जब महादशा आएगी तो इनको 6th हाउस से रिलेटेड कोई पीड़ा नहीं आने देंगे, क्योंकि लग्नेश की एक राशि और है और वो 6th हाउस की है। बात समझ में आई? तो योग कारक हो गए कौन? शुक्रदेव। क्लियर? उसके बाद आप देखें अष्टम द्वादश थ्योरी क्या कहती है, 2nd हाउस का जो लॉर्ड है, अगर वो 1st हाउस के लॉर्ड का मित्र है तो वो योग कारक हो जाता है। तो 2nd हाउस में मिथुन राशि है और बुध और शुक्र देव की मित्रता है। तो बुध देव का आप देखें कि कन्या राशि इनको 5th हाउस में मिला हुआ है ना। तो यहाँ योग कारक लिखें बुध,
लिखा सब लोगों ने? वेरी गुड। अब देखें आपकी मेहनत के घर पे कर्क राशि आ गई है, 4 नंबर लिखा है थर्ड हाउस में, और चंद्रमा और शुक्र की आपस में मैत्री नहीं है, तो चंद्रमा यहाँ पे मारक हो गए। ठीक है। उसके बाद देखें आप यहाँ पर फोर्थ हाउस में देखिए क्या लिखा है, सिंह राशि लिखी हुई है, सूर्यदेव, और बड़ा अच्छा पावरफुल घर है सूर्यदेव का, तो सूर्यदेव भी यहाँ पर योग कारक हो गए। क्लियर? उसके बाद हम सेवंथ हाउस को देखेंगे, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ कर चुके हैं हम वर्किंग। सेवंथ हाउस में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है, मंगल देवता की, और अष्टम द्वादश थ्योरी ये कहती है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर लग्नेश का मित्र नहीं होता है तो उसका मारक ग्रह हो जाता है। और मंगल देवता की एक राशि और है जो कि मेष राशि है, 12वें भाव में है, तो मंगल इस कुंडली में हो गए मारक। बात समझते में आई है? ठीक। उसके बाद आप देखेंगे एट्थ हाउस में धनु राशि है, गुरुदेव, और गुरुदेव को एक स्थान और दे दिया है इन्होंने, मीन राशि, 11वां घर, जो कि छोटी मोटी बीमारी का भी होता है, लाभ स्थान तो है ही पर बीमारी का भी होता है, तो इस कुंडली में गुरुदेव हो गए मारक, मारक ग्रह हो गए। ठीक है। नाइन्थ हाउस में मकर राशि है शनिदेव की, और शनिदेव की एक राशि और है कुंभ राशि 10th हाउस में, तो शनिदेव इस कुंडली में हो गए योग कारक। हो गया पूरा सारा डन। सूर्य देवता को हमने योग कारक लिखा है, इनको सम भी लिख सकते हो, कहीं हमने ऐसा देखा है कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं सूर्य वृषभ राशि में, क्योंकि उनके मित्र नहीं है, पर क्योंकि केंद्र में है तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, पर मिला जो बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं आते हैं, पर अगर सूर्य पावरफुल होता है, 16-17 डिग्री का होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे देखना है योग कारक मारक? वेरी गुड। चलिए अब मिथुन लगन की कुंडली के ऊपर वर्किंग करेंगे। शीट नंबर 3 ले लीजिए। 3 4 5 मिथुन लगन की कुंडली में आप देखें कि लगन, लग्नेश को एक घर और मिला है, फोर्थ हाउस, जो कि केंद्र का घर हो गया, बहुत पावरफुल हो गया, कन्या राशि है, तो यहाँ पे लिखते हैं सीधा योग कारक में बुध देव, मिथुन लगन के जो लॉर्ड है बुध। ठीक। अष्टम द्वादश थ्योरी क्या कहती है? सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो लग्नेश का मित्र नहीं है तो वो मारक हो जाता है, तो 4 नंबर कर्क राशि, चंद्रमा बुध देव अति शत्रु है, तो चंद्रमा लिखें आप मारक में। ठीक। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि सूर्यदेव देखें आप कहाँ है, सूर्यदेव थर्ड हाउस में है ना, पर लग्नेश के मित्र हैं, पर थर्ड हाउस हमारा किस चीज का है? मेहनत का घर है, तो सूर्य देवता को आप यहाँ पे सम कर दीजिए, सम, सम कर दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत करवाएंगे। ठीक है। हीलिंग लॉर्ड देखें आप, तुला राशि है, तुला राशि हीलिंग लॉर्ड है, और वृषभ राशि जो है वो 12वें घर में है, शुक्र की राशि हो गई, पर क्योंकि मूल त्रिकोण का एक घर मिल गया है इनको, और ये मित्र हैं लग्नेश के शुक्रदेव, तो शुक्रदेव यहाँ पर योग कारक हो जाएंगे। बात समझ में? देखिए अब सिक्स्थ हाउस देखें, वृश्चिक राशि है मंगल देवता की, और मंगल देवता की मेष राशि जो है 11वें घर में है,
दोनों ही घर अच्छे नहीं हैं हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से, तो मंगल इस कुंडली में मारक हो गए। क्लियर? अब 7th हाउस में क्या है? 9 नंबर, ठीक, जो कि धनु राशि है गुरुदेव की, और गुरुदेव की एक राशि और है जो कि मीन राशि है ना। अब गड़बड़ क्या हो गई है? गड़बड़ ये हो गई कि 1st और 4th हाउस में लग्नेश की राशियां आ गई, बुध आ गया, दोनों जगह बुध बुध लिख दो, लिखो बुध बुध लिखो, और जहां 9 और 12 लिखा है वहां गुरु गुरु लिख दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट फंस गई यहाँ पे, कहीं तो पलड़ा भारी होना चाहिए था, ये तो बराबर की सीटें आ गई हैं, प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? गुरुदेव तब गलत रिजल्ट देंगे इस कुंडली में अगर वो 6, 8, 12 में बैठे होंगे, नहीं तो नहीं देंगे गलत रिजल्ट। बात समझ में आई? अगर गुरु 6, 8, 12 में बैठे होंगे, इसको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है, गुरु को केंद्र अधिपत्य दोष हो जाता है। अगर गुरुदेव 6, 8, 12 में बैठ गए तो केंद्र पे दोष लगे। अब अगर गुरुदेव 6, 8, 12 में बैठ गए और लग्नेश 1, 4, 7 और 10 में बैठ गया तो दोष नहीं लगेगा, लग्नेश बचा लेगा, क्योंकि गुरु और बुध की आपस में मैत्री। बात समझ में आई? कैसे बचा लेगा? दोष कहाँ लगेगा? दोष लगेगा सप्तम भाव को लगेगा, या लगेगा दशम भाव को, 10th हाउस को लगेगा। अगर लगन में बैठ गए तो 7th को बचा लेंगे बुधदेव, लग्नेश की दृष्टि पड़ जाएगी। अगर 4th हाउस में बैठेंगे तो 7th दृष्टि से 10th हाउस को बचा लेंगे। तो गुरुदेव जितना मर्जी 6, 8, 12 में बैठे हो, बुधदेव अपने घर को बचा लेंगे। और अगर वो 9 में बैठ गए, अगर वो 9 में बैठ गए, ऐसा समझो 7th हाउस में बैठ गए, तो लग्नेश को बचा लेंगे। 10th में बैठ गए तो कुटुंब को बचा लेंगे, और जहां बैठते हैं वहां तो बचाते ही हैं। बात समझ में आई? तो 4 में से सिर्फ एक हाउस कोई होगा जो डिफेक्टिव हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा क्या होगा? तो केंद्र अधिपति दोष कैंसिल हो जाता है। इसका याद रखना, नोट्स बना के रखना, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर गुरुदेव को आप लिखें, इसके अंदर योग कारक में लिखें गुरु योग कारक। 6, 8, 12 के अलावा कहीं बैठेंगे तो योग कारक हो जाएंगे, 6, 8, 12 में बैठ गए तो मारक हो जाएंगे, ये एक चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ देखें, शनिदेव की मकर और कुंभ राशियां हैं, और शनिदेव की जो मकर राशि है वो 8th हाउस में है, और कुंभ राशि मूल त्रिकोण घर है, भाग्य का स्थान, तो शनिदेव भी यहाँ पर योग कारक हो जाएंगे। ठीक, डन, समझ में आया? हो गया। नेक्स्ट कर्क राशि बनाए। कर्क राशि चंद्र देवता की है, और एक ही राशि मिली हुई है इनको, लग्नेश यहाँ पर आप लिखें चंद्रदेव योग कारक। चंद्रदेव के अति मित्र सूर्यदेव हैं, सिंह राशि 2nd हाउस में, अष्टम द्वादश थोड़ी के हिसाब से लग्नेश के मित्र हो गए, तो लिखिए आप योग कारक में सूर्य। 3rd हाउस देखें, कन्या राशि बुधदेव, और बुध देवता को कौन सा घर मिला है? मेहनत का घर मिला है, और साथ में बुध देवता की एक और मिथुन राशि 12वें घर में है, तो बुध देवता यहाँ पर हो गए मारक। ठीक, उसके बाद आप 4th हाउस देखें, 4th हाउस के अंदर तुला राशि है, अच्छा स्ट्रॉन्ग हाउस मिल गया इनको, और साथ में वृषभ राशि 11th हाउस में है,
पर क्योंकि केंद्र का घर मिल गया, एक अच्छा मिल गया एक बेकार मिल गया, तो शुक्र देव सम हो गए, यहाँ सम हो गए वीक। ठीक, 5th हाउस में देखिए वृश्चिक राशि है और 10th हाउस में मेष राशि है, दोनों ही राशियां मंगल देवता की हैं, तो पावरफुल हो गए यहाँ पे मंगल देवता, योग कारक हो गए। क्लियर, समझते में आया आप लोगों को? उसके बाद आप 8th हाउस देखें, धनु राशि है, पर मीन राशि कहाँ है? भाग्य स्थान पे, मूल त्रिकोण पे हो गया, तो गुरुदेव भी यहाँ पर योग कारक हो गए। अब वो 8th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। 7th हाउस में मकर राशि है, अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से लग्नेश के सप्तम भाव में अगर उसका मित्र नहीं होता तो वो सीधा मारक की कैटेगरी में चला जाता है, तो शनिदेव हो गए यहाँ पे मारक। हो गए सारे प्लेनेट डन, इजी। अब दिखते में आ रहा है, पता चल रहा है कौन योग कारक कौन मारक। ये तो बड़ी कंफ्यूजन होती है ना, पता नहीं चलता कौन अच्छे रिजल्ट देगा कौन नहीं। आधे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर तो यही परेशान है, पता ही नहीं उनको निकालना कैसे है कौन योग कारक है कौन मारक है। देखिए सिंह राशि 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक, सिंह राशि लिखी है, सूर्य देवता की राशि है, सूर्य देवता के एक ही राशि है तो योग कारक हो गए सूर्य। सेकंड हाउस में कन्या राशि है, बुध देव सूर्य देवता के मित्र हैं, और बुध देवता को एक और राशि मिली हुई है मिथुन राशि जो 11th हाउस में है, तो बुध यहाँ सम हो गए। सम क्यों हो गए? क्योंकि सेकंड हाउस तो चलो पैसे का मिल गया, लेकिन एक बीमारी का घर भी है, छोटी बीमारी जिसको कहते हैं, तो मिले जुले रिजल्ट आएंगे, एक अच्छा मिल गया एक बेकार, तो मिले जुले रिजल्ट। ठीक, उसके बाद आप देखें यहाँ पे आगे तुला राशि है 3rd हाउस में, लेकिन वृषभ राशि 10th हाउस मिल गई, तो शुक्र भी यहाँ पर वीनस वीनस यहाँ पर सम हो गए, तो 2 प्लैनेट सम हो गए। बात समझ में आई? नहीं आया समझ में हरदीप? आ गया? ठीक, 10th हाउस मिला है वीनस को वृषभ राशि, जो बहुत अच्छा घर हो गया, लेकिन उसके साथ व्यय का घर भी मिल गया, मेहनत का घर भी मिल गया है, तो इसलिए सम कर दिया है, तो 2 प्लैनेट सम हो गए। उसके बाद आ गया है, आप देखें वृश्चिक राशि 4th हाउस में है और मेष राशि 9th हाउस में है मंगल देवता की, और मंगल देवता और सूर्य देवता आपस में मित्र हैं, तो लिखे मंगल देवता योग कारक। उसके बाद देखें आप मूल त्रिकोण राशि धनु राशि मिली है 5th हाउस गुरु देवता को, और साथ में मीन राशि 8th हाउस, तो गुरु क्या हो गए? गुरु योग कारक हो गए। शनि देवता देखें इसके अंदर 6th एंड 7th हाउस मकर एंड कुंभ, और सूर्य देवता के एंटी है 7th हाउस का, तो शनि देवता सीधा सीधा यहाँ पे लिखे हैं आप मारक। ठीक, कोई रह गया? और इसके अंदर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्क चंद्रमा देखें 12वें भाव में है, चंद्रमा मारक हो गए हैं। ठीक, चंद्रमा मारक हो गए। चलिए कन्या लगन की कुंडली उठाएं, लिखिए। देखिए कन्या लगन की कुंडली में देखिए लग्नेश को 2 घर मिले हुए हैं, एक 1st हाउस और एक 10th हाउस, मिथुन राशि और कन्या राशि बुध देवता की, तो योग कारक हो गए बुध।
सेकंड हाउस के लॉर्ड मित्र हैं बुध के, और भाग्य स्थान के भी मालिक हैं शुक्रदेव। तुला राशि और वृषभ राशि देखिए, सेकंड हाउस में 7 नंबर लिखा है और भाग्य स्थान पे 2 नंबर लिखा है। दोनों ही राशियां शुक्र देवता की हैं, योग कारक हो गया विनेश। ठीक। थर्ड हाउस देखिए किसका है, मंगल देवता का है, वृश्चिक राशि, और मंगल देवता को मेष राशि एक और मिली हुई है जो कि 8th हाउस में है। तो मारक क्या हो गया, मंगल, मंगल देवता मारक हो गए कुंडली में। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे 4th हाउस में गुरुदेव की राशि है, तो गुरु योग कारक हो गए, क्योंकि गुरुदेव की एक राशि और कहां पर है, 7th भाव में, मीन राशि, और मित्र हैं बुध के। पर गुरुदेव यहाँ नेगेटिव रिजल्ट कब देते, अगर वो 6, 8, 12 में बैठ जाते। तो ये भी केंद्र अधिपति दोष नहीं लगा अगर गुरुदेव 6, 8, 12 में नहीं बैठे तो। बात समझ में आई आपको। देखिए शनिदेव की एक राशि कहाँ है, 5th हाउस में मकर राशि, और 6th हाउस में कुंभ राशि है। ठीक। मूल त्रिकोण राशि मिल गई, त्रिकोण हाउस मिल गया कोने का, तो यहाँ पर शनिदेव हो गए योग कारक। ओके। उसके बाद देखिए आप सीधा कर्क पे आ जाएं, चंद्रमा हो गए मारक और सूर्य हो गए मारक। क्लियर। चंद्रमा क्यों हो गए 11वें भाव में, मारक हो गए। सूर्य 12वें में है, 5 नंबर लिखा है, तो मारक हो गए। समझते में आया। चलिए बनाइए उंगली। तुला, ठीक, तुला लगन की कुंडली है। देखिए इसमें शुक्र देवता लग्नेश है, तो शुक्रदेव हो गए योग कारक। उसके बाद सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल देवता हैं जिनकी शुक्र देवता से नहीं बनती है। और 7th हाउस में भी मेष राशि है मंगल की, तो मारक में क्या हो गया, मंगल हो गए। क्लियर। क्लियर है। वेरी। 3rd हाउस में देखें, धनु राशि है गुरुदेव की, और गुरुदेव को एक राशि और मिली हुई है, मीन राशि, जो कि 6th हाउस की है। गुरुदेव हो गए यहाँ पे मारक, मेहनत का घर और बीमारी का घर, शत्रु घर। चलिए 4th हाउस और 5th हाउस देखें। 4th हाउस के अंदर, 4th हाउस पावरफुल हाउस है। ठीक, इसमें मकर राशि आ गई और 5th में कुंभ आ गई, तो शनिदेव हो गए योग कारक, मित्र भी हैं शुक्र के। क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे भाग्य स्थान पर देखें, मिथुन राशि है, और एक राशि बुध की जो है वो 12वें भाव पर है, पर क्योंकि भाग्य मूल त्रिकोण राशि है तो बुध भी यहाँ पर योग कारक हो जाते हैं। समझ में आया। चंद्रमा को अच्छा मिला है, चंद्रमा तुला लगन की कुंडली में योग कारक है, कर्क राशि 10th हाउस में है, और सूर्यदेव मारक हो गए 11th हाउस। क्लियर, समझते में आया, इजी अब दिख रहा है। वेरी नाइस। चलिए वृश्चिक लगन की कुंडली लें। सेंटर में 8 लिखिए। वृश्चिक लगन की कुंडली में अब आप ये देखें कि गुरुदेव का क्या हो गया। वृश्चिक लगन में आप देखें मंगल देवता पहले तो योग कारक हो गए, उसके बाद गुरुदेव सेकंड हाउस में उनकी राशि है धनु राशि, और मीन राशि जो है वो 5th हाउस की है। दोनों ही हाउस अच्छे हो गए तो गुरुदेव योग कारक हो गए। ठीक। उसके बाद आप ये देखें शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर एंड कुंभ,
एक थर्ड हाउस में है, एक फोर्थ हाउस में है, शनिदेव सम हो गए, सम हो गए इस कुंडली। ठीक, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल देवता है। अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर उसका मित्र नहीं होता तो वो मारक हो जाता है। तो सेवंथ हाउस कौन है? सेवंथ हाउस वृषभ राशि है। तो लिखिए शुक्र देवता, और शुक्र देवता को एक और जो उनकी तुला राशि है वो 12वें भाव पर है, 7 नंबर लिखा है, तो मारक हो गए शुक्र। ठीक, उसके बाद आप आगे चले, मिथुन राशि देखिए। मिथुन राशि 8th हाउस में है, और मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध देवता है। 3 नंबर लिखा है 8th हाउस में, बुध देवता उनके लॉर्ड हैं। बुध देवता को एक और राशि मिली हुई है कन्या राशि, जो कि नंबर 6 है। नंबर 3 8th हाउस में है, नंबर 6 11th हाउस में है, मारक हो गए बुध। क्लियर? कर्क राशि 9th हाउस में है, तो चंद्रमा क्या हो गए? योग कारक हो गए। 10th हाउस में सिंह राशि है, अच्छा घर है, सूर्यदेव योग कारक हो गए। क्लियर? गॉट इट? इजी, समझते में आ गया अब? चलिए धनु लगन की कुंडली बनाइए। चलिए धनु लगन की कुंडली में लग्नेश देखें आप। अच्छा, बुध और गुरु का, सिर्फ एक बुध और गुरु ही हैं जिनके केस में केंद्र अधिपति दोष लगता है, इसका ध्यान दें। अभी आपको दिख जाएगा, जैसे 2 हाउसेस बुध के थे, 2 गुरु के हो गए। अब यहाँ देखें आप, 2 हाउसेस 1 4 गुरु का आ गया, और 7 और 10 बुध के आ गए। तो बुद्धि बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना बुद्धि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें लग्नेश कौन है? गुरुदेव है। तो योग कारक कौन हुए? गुरुदेव हुए। पहले लिखे आप इस कुंडली में। हम धनु लगन की कुंडली 9 नंबर लगन में, सेकंड हाउस में देखें मकर राशि है, और थर्ड में कुंभ राशि है, और यहाँ पर मित्र नहीं है शनिदेव लग्नेश के, तो मारक पे लिख दीजिए सैटर्न शनिदेव। उसके बाद 5th हाउस देखिए आप। 5th हाउस में मेष राशि है, जो कि मित्र है गुरुदेव के, और मेष राशि का जो एक वृश्चिक राशि है वो 12वें भाव में है, पर क्योंकि मूल त्रिकोण की राशि इनको मिली है, घर मिला है, तो इसलिए यहाँ पे आप मंगल देवता को योग कारक में लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद आप देखें शुक्र देवता, वृषभ राशि देखें, 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र देवता है, और तुला राशि के भी लॉर्ड शुक्र देव है। तो 2 और 7 को देखिए कहां पर है? 6th हाउस में और 11th हाउस में। मारक ग्रह में लिख देंगे वीनस। क्लियर? बुध देवता को योग कारक लिख देंगे, लेकिन अगर बुध 6 8 12 में बैठा होगा तो मारक में लिख देंगे। सेम थ्योरी है। सूर्य देवता 5 नंबर देखिए आप, 9वें भाव में लिखा हुआ है, भाग्य स्थान पर के मालिक हैं, तो सूर्य देवता योग कारक। ठीक, हो गए सारा? सारे हो गए, कोई रह तो नहीं गया? चंद्रमा रह गए ना। चंद्रमा देखें आप कहाँ है? चंद्रमा इस कुंडली में, धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा मारक हो गए, 8th हाउस के लॉर्ड है। क्लियर? लिखिए कौन सी कुंडली है ये? मकर लगन की कुंडली है। शनिदेव क्या हुए? हाउस के भी लॉर्ड है, योग कारक हो गए। ठीक है,
थर्ड हाउस में मीन राशि है गुरुदेव की, और धनु राशि भी गुरुदेव की है जो कि 12वें घर में है। दोनों ही घर अच्छे नहीं है, तो गुरु लिख दीजिए। उसके बाद फोर्थ हाउस में मेष राशि है मंगल देवता की, और मंगल देवता की एक राशि कहां पर है? वृश्चिक राशि 11th हाउस में। तो फोर्थ हाउस तो अच्छा हो गया, पर 11th अच्छा नहीं हुआ, तो मंगल सम हो गए। ठीक, यहां तक समझते में आया आपको? वेरी नाइस। उसके बाद देखें आप, वृषभ राशि 6th हाउस 5th हाउस में लिखी है, और 10th हाउस तुला राशि, दोनों ही शुक्र देवता की है, 2 और 7। तो उनको दोनों को कौन सा घर मिला है? 5th हाउस एंड 10th हाउस, है ना? तो शुक्र देवता यहाँ पर योग कारक हो गए, वीनस। उसके बाद आगे देखिए 6th हाउस में मिथुन राशि लिखी हुई है, लेकिन कन्या राशि जो बुध देवता की है वो भाग्य स्थान का को ऑक्यूपाई कर रही है, तो मूल त्रिकोण की एक राशि घर मिल गया है इनको, तो यहाँ पे बुध देवता योग कारक। अष्टम द्वादश थ्योरी ये कहती है कि लग्नेश के सप्तम भाव में जो राशि है सामने वाले घर में, अगर वो उसकी मित्र नहीं होती है तो वो शत्रु में काउंट की जाती है, मारक में आ जाती है। तो चंद्रमा, कर्क राशि लिखी हुई है तो चंद्रमा मारक हो। अष्टम भाव में सूर्य देव है, तो लिखिए 5 नंबर लिखा है अष्टम भाव में, सिंह राशि है, तो सूर्य देवता मारक हो गए। 9th हाउस का हम कर चुके हैं, हो गया सारा टोटल। बनाई कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली बनाई। कुंभ लगन की कुंडली में देखें आप, लग्नेश सैटर्न है, शनि देव है, और मकर लगन भी शनि देव का है जो 12वें भाव का है, पर लग्नेश कभी खराब नहीं करता है 6, 8, 12 में अगर उसकी राशि हो तो लिखें आप इसके अंदर योग कारक में लिखें सैटर्न। ठीक, मीन राशि लिखी है गुरुदेव की 2nd हाउस में। अष्टम द्वादश थ्योरी क्या कहती है कि शत्रु हो गए गुरुदेव। 3rd हाउस 1 नंबर मेष राशि, और वृश्चिक 10th हाउस भी मिला हुआ है मंगल देवता को, तो 3 और 10 मिला है, मंगल सम हो गए। क्लियर हुआ? 4th हाउस देखिए वृषभ राशि, और वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र देव हैं। तुला राशि के भी लॉर्ड शुक्र देव होते हैं जो भाग्य स्थान की है, तो शुक्र देवता को आप करिए, बहुत अच्छे घर मिल गए उनको 4th और 9th योग का। हीलिंग लॉर्ड कौन है इसके अंदर? मिथुन राशि, बुध देवता, और बुध देवता को लेकिन एक घर अष्टम भाव का मिल गया है कन्या राशि, 6 नंबर लिखा है वहां पे, तो बुध देवता भी योग कारक होंगे क्योंकि हीलिंग लॉर्ड है। क्लियर? और मित्र है सबसे बड़ी बात। ठीक है, 6th हाउस में कर्क राशि है, चंद्रमा इसके लॉर्ड होते हैं, और शनि देवता से इनकी मैत्री नहीं है, तो लिखिए मारक ग्रह में। अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से लग्नेश के सप्तम भाव में 7th हाउस में जो राशि है, अगर वो लग्नेश का मित्र नहीं होता है तो वो मारक हो जाता है। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है सिंह राशि, सूर्य देवता मारक हो गए। डन हो गए सारे? चलिए मीन लगन की कुंडली बनाते हैं। मीन लगन की कुंडली है, 12 नंबर लगन में लिखा हुआ है गुरुदेव योग कारक हो गए इसके अंदर, क्योंकि उनको 2 घर मिले हुए हैं, हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 10।
धनु राशि भी तो है गुरुदेव। सेकंड हाउस में देखें आप कौन है, सेकंड हाउस के अंदर मेष राशि मंगल देवता गुरुदेव के मित्र हैं, और मंगल देवता की एक राशि और है वृश्चिक राशि, जो कि नवम भाव भाग्य स्थान की को ऑक्यूपाई करती है। तो मंगल देवता इस कुंडली के अंदर योग कारक हो गए मंगल। ठीक, अब आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में वृषभ राशि है, शुक्र देवता उसके लॉर्ड हैं, और शुक्र देवता की एक राशि और है तुला राशि, जो कि अष्टम भाव में है। तो शुक्र देव यहाँ पर मारक हो जाते हैं। ठीक, शुक्र देवता की जो कुंडलियां हैं उसमें गुरु मारक हैं, और गुरुदेव की जो कुंडलियां हैं उसमें शुक्र मारक हैं। एक देवताओं के गुरु हैं, एक दानवों के गुरु। ठीक, चलिए फोर्थ हाउस में देखिए आप कौन है, मिथुन राशि है, और बुध देव इनके लॉर्ड हैं, और मिथुन राशि बुध देवता को एक राशि और मिली हुई है कन्या राशि, जो कि गुरुदेव के मित्र हैं, है ना। तो यहाँ पे योग कारक हो जाते हैं। अगर बुध 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो मारक हो जाए। क्लियर। अब आप देखें सिक्स्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य देवता हैं, सिंह राशि वहां पे लिखी हुई है। लिखिए आप, मारक हो गए सूर्य देव इस कुंडली। चंद्र देवता का लिख लीजिए जो कि रमिश हो गया है। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं चंद्र देवता, तो योग कारक हो गए। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए सीधा 11th हाउस पे, क्योंकि बाकी तो हमने कवर कर लिया है। 11th एंड 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनि देव हो गए, मकर और कुंभ आ गया। ठीक, तो शनि देवता मारक हो जाते हैं इस कुंडली। डन हो गया। अब समझ में आ गया कि कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट मारक होता है, कौन सा योग कारक। अब इसमें आप लिखें कुछ कंडीशंस जो बहुत जरूरी है आपको समझते आना। कंडीशन नंबर 1, उच्च का प्लेनेट जहां बैठता है उस हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देता है, प्लस उसकी दृष्टियां जहां होती हैं जिस जिस घर पे पड़ती है वहां से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। पर कब आते हैं, जब उस प्लेनेट की महादशा अंतर्दशा आती है तब। क्लियर। 6, 8 और 12 में बैठा हुआ प्लेनेट, 6, 8, 12 में राशियां जो हैं 6, 8 और 12वें भाव की राशियों के लॉर्ड अगर किसी भी 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग कहते हैं। ठीक, अगर राशियों के लॉर्ड आपस में एक दूसरे के साथ हाउसेस एक्सचेंज कर लेते हैं तो इसको राशि परिवर्तन योग कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा बैठ गए 10th हाउस में और शनि बैठ गए 4th हाउस में, तो दोनों ने एक दूसरे के हाउसेस को एक्सचेंज कर लिया है। तो ये एक दूसरे के घरों को खराब नहीं करेंगे, इनफैक्ट केंद्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाएंगे, जिससे जब भी चंद्रमा और शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी तो इस जातक को, इस व्यक्ति को खूब पैसा और प्रॉपर्टी बनेगी। बात समझ में आई। देखिए एक और एग्जांपल से समझिए, मेष लगन की कुंडली तुरंत बना लिया करो तभी समझ में आएगी। मेष लगन की कुंडली में अब आप देखें कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठ जाए और 11th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठ जाए तो भी ये
राशि परिवर्तन योग बन गया, क्योंकि फिफ्थ हाउस सूर्य देवता के हैं, सूर्य देवता बैठ गए 11th में और शनि देवता बैठ गए 5th में, तो यहाँ पे राशि परिवर्तन योग बन जाए। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक, एक और एग्जांपल से समझे। इस कुंडली में हमने ये समझा कि सप्तम भाव का जो लॉर्ड है मेष लगन की कुंडली में, वो तुला राशि है, और तुला राशि के लॉर्ड शुक्र देवता है। अष्टम द्वादश थ्योरी ये कहती है कि शुक्र इस कुंडली के अंदर मारक हो गए, लेकिन अगर लगन में शुक्र बैठ गए और सप्तम भाव में मंगल बैठ गए तो यही शुक्र योग कारक हो जाए। बात समझ में आई? लगन में शुक्र बैठ गए, यानी कि तुला राशि का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? तुला राशि का लॉर्ड बैठ गया लगन में, शुक्र देवता, और लगन का लॉर्ड बैठ गया 7th में। दोनों ने एक दूसरे के घरों पे जाके ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसको ये लगेगा शुक्र को कि मैं अगर लगन खराब कर दूंगा तो ये मेरा 7th हाउस खराब कर देगा। वही तुमने एक टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, उसने भी एक टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली तुम्हारी। अब अगर तुम उसकी टेरिटरी में गड़बड़ गंद मचाओगे तो वो भी मचा देगा, पर तुम भी नहीं मचाओगे और वो भी नहीं मचाएगा, ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बात समझ में आई? उच्च का प्लेनेट मैंने जैसे कहा कि आपको कहीं बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और कौन से घरों में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है? लगन में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में और 10th हाउस में दी बेस्ट रिजल्ट देता है। कहाँ कमजोर हो जाता है उच्च का प्लेनेट? अगर वो 6, 8 और 12 में बैठ जाए तो वो उच्च के रिजल्ट नहीं देता है। होना ना होना एक बराबर। समझ में आया आपको? हाँ, कोई भी राशि परिवर्तन योग अगर 6, 8, 12 में बनता है तो वो कमजोर होता है। ठीक, अब एक मारक ग्रह या एक नीच का ग्रह, ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य देव तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, ये हम सबको पता है ना। और सूर्य देव बैठ गए हैं मेष लगन की कुंडली में, आप ये समझ लीजिए कि इसमें 7th हाउस में बैठ गए। कुंडली बनाइए, ठीक है, सूर्य देव 7th हाउस में बैठ गए मेष लगन की कुंडली में, तो नीच के हो गए तुला राशि में। और शनि देव भी 7th हाउस में बैठ गए। शनिदेव क्या हुए? तुला राशि में उच्च के हो गए। तो एक प्लेनेट नीच का और एक प्लेनेट उच्च का बैठ जाए अगर एक साथ, इसको नीच भंग राज योग कहते हैं। पैसा देता है ये योग कि नीच का प्लेनेट, अब उसकी नीचता भंग हो गई और अब वो उच्च के जैसे रिजल्ट देगा। ठीक, अगर सूर्यदेव तुला राशि में बैठे हैं नीच के होके, और मंगल भी साथ में आकर बैठ जाए 7th हाउस में, तो भी इसका नीच भंग हो जाता है। लग्नेश अगर बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। एक कंडीशन और लिखें कि अगर उच्च के प्लेनेट की दृष्टि पड़ जाए नीच के प्लेनेट पर, ये तो साथ में बैठ गए, अगर वो देख भी ले तो भी नीच भंग हो जाता है। ऐसे ही लग्नेश की दृष्टि पड़ने पर नीच के प्लेनेट को, लग्नेश की दृष्टि अगर पड़ जाए नीच के प्लेनेट पर तो भी नीच भंग हो जाता है। बात समझते में आई? हाँ? तो अब आपने क्या क्या योग समझे? आपने समझा नीच भंग राजयोग समझा, राशि परिवर्तन समझा, है ना, और विपरीत राजयोग समझा आपने। विपरीत मतलब 6, 8, 12 में जो राशियां हैं उन्हीं के लॉर्ड जो हैं वो 6, 8, 12 में ही कहीं बैठ गए तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। ठीक है, नीच भंग समझा, नीच कैसे भंग होता है।
और कौन सा था? यही था। कौन सा है? राशि परिवर्तन तो मैंने बता दिया। हाँ हाँ बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको सबको? इजी है, कर सकते हो। ठीक है, अब आप लिखें कि अगर, अब समझ में आया? कल में से क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारी एक राशि इसमें है, एक राशि उसमें है, हमारी तो सिक्स्थ में भी आ रही है, फिफ्थ में भी आ रही है। और मैं कह रहा था वेट करो वेट करो, पहले वहां तक तो पहुंचो। अब अगर लगन के अंदर मेष लगन की कुंडली पकड़ लीजिए, ठीक है, या कन्या लगन की कुंडली पकड़ लीजिए। कन्या लगन पकड़ लें, कौन सी पकड़? लगन की कुंडली उठा। कर्क लगन की कुंडली में यहाँ पर 10th हाउस में लिखे सूर्य देवता, ठीक है। फिर लिखे मंगल देवता 10th हाउस में। 10th हाउस में लिखे बुध देवता, और 10th हाउस में लिखे आप शुक्र देवता। कितने प्लैनेट बैठ गए? 4, एक घर में। ठीक, 4 प्लैनेट बैठ गए। 4 प्लैनेट में से 2 का कॉम्बिनेशन जब आया है, सूर्य और बुध का, ये सूर्य आदित्य योग बनाता है। सूर्य आदित्य योग, सूर्य और बुध जब एक साथ बैठ जाते हैं, बुध भी पावरफुल होना चाहिए, सूर्य भी पावरफुल होना चाहिए, सूर्य से बुध अस्त नहीं होना चाहिए, तभी ये योग बनता है। जिसकी जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मरकरी सबसे क्लोज है सन के प्लानिटरी सिस्टम में, और यूजुअली कुंडलियों में वो कम्बस्ट ही दिखता है, अस्त ही दिखता है। ठीक, तो सूर्य से प्लैनेट अस्त हो जाता है। सूर्य राजा है प्लैनेट्स का, और उसके आगे कोई भी प्लैनेट बचता नहीं है। जो भी सूर्य के 30 डिग्री के अंदर अंदर आ जाता है, 27 या 30 डिग्री के अंदर, वो अस्त हो जाता है। बात समझ में आई? सूर्य जहां बैठा है उससे 30 डिग्री नहीं, ये प्लैनेट्स की सबकी अलग अलग है, किसी की 13 है, किसी की 15 है, किसी की 18 है। वो मैं तुमको दे दूंगा, तुम देख लेना। अगर उनकी वेरिएशन इतनी होती है तो वो कंबस्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये सॉफ्टवेयर बताएगा अपने वाला, कि कौन कंबस्ट है, कौन वक्री है, कौन उच्च का है, कौन सा नीच का है। ठीक, ये सॉफ्टवेयर बता देता है। ये इतनी एक्सरसाइज फिर करने की जरूरत नहीं होती, फिर तो रीडिंग करनी है। पर क्योंकि तुम लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए तुम्हारे को इससे पढ़ा रहा है। क्लियर? क्या समझते में आया आप लोगों को? हाँ। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल प्लैनेट्स देखे 10th हाउस में। ठीक, तो अब क्या होगा? अब इन मल्टीपल प्लैनेट्स को देख के घबराना नहीं, कि मालूम नहीं ये सारे क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। जिसकी महादशा होगी, जिसकी अंतरदशा होगी, इन मल्टीपल प्लैनेट्स को इंडिविजुअल देखो। सपोज करो कि महादशा सूर्य की है और अंतरदशा शनि की है, तो सूर्य देवता कहाँ कहाँ के रिजल्ट देंगे? सेकंड हाउस के और 10th के रिजल्ट देंगे। बात समझ में आई? कर्क लगन की कुंडली में देखो तो उसको किस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट आ रहा होगा? सेकंड हाउस से, पैसे से रिलेटेड रिजल्ट आ रहा होगा, और व्यापार में वृद्धि हो रही होगी उसके। बाकी प्लैनेट पड़े रहने दो, क्या कह रहे हैं तुमको। अब सैटर्न समझ लो आप 6th हाउस में है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो सैटर्न 6th हाउस में है, और इस कुंडली के अंदर शनिदेव क्या है? मारक हो गए, मारक ग्रह है शनिदेव। तो व्यक्ति अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कर्जा ले लेगा। बात समझ में? क्योंकि सूर्यदेव व्यापार 10th हाउस, पैसा आएगा कहां से आएगा? अंतरदशा में शनि है, तो कर्जे से पैसा आ जाएगा, या कोई मामे वामे से लोन ले लेगा। मामा ही हो गया ना।
मैटरनल अंकल क्या होता है? 6th हाउस। मामा होता है, मामे से लोन ले लेगा। बात समझ में आई? पर लोन तो चढ़ेगा उसके ऊपर। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में बैठे। ठीक। पर यहां पर सैटर्न जैसे ही 6th हाउस में बैठ जाएंगे, सैटर्न कन्वर्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स योग कारक। क्यों? क्योंकि शनि की एक राशि अष्टम भाव में भी है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति पैदा करेगा। अब इसको जो कष्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ 7th हाउस से रिलेटेड आएगा, ना तो 6th से आएगा ना 8th से आएगा। क्योंकि विपरीत या राजयोग तो इन दो भाव में बन रहा है, तो जिस भाव में बनेगा उससे रिलेटेड ओके रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर शनिदेव की सप्तम भाव की राशि है तो वहां पर शनिदेव पीड़ा देंगे ही देंगे, यानी कि इसकी पार्टनरशिप टैस में पड़ेगी। बात समझ में आई? क्यों पड़ेगी? पैसों को लेके पड़ेगी। तो प्रोडक्शन करना चाह रहा होगा उससे रिलेटेड हो जाएगा। कुछ सीक्रेट रखा होगा इसके पार्टनर ने। शनि की दृष्टि कहाँ है? शनि बैठे हैं 6ठे घर में, तीसरी दृष्टि दे रहे हैं अष्टम भाव में, सीक्रेट। तो इसके पार्टनर ने कुछ सीक्रेट रखा होगा, वो इसके सामने आ जाएगा। शनि दिखा देते हैं। बात समझ में आई? जो दिखाते हैं ना, जो इस गुप्त विद्याओं में जो दिखाते हैं शनि है, सिखाते केतु है, प्रेरित केतु करते हैं, सिखाते गुरु हैं लेकिन दिखाते शनि है। ज्ञान गुरु का होता है, ठीक। पर जो एनालिसिस है वो सैटर्न के होते हैं। समझ में आया? तो अगर मेरी कुंडली में 2nd हाउस में सैटर्न है तो कोई गड़बड़ करेगा, क्योंकि एनिमी का घर कौन सा है? 6 नंबर कुंडली उठाओ, कन्या राशि। शनि योग कारक है, 6 नंबर कुंडली। शनिदेव योग कारक है, ठीक। उच्च के होकर बैठ गए, एक तो योग कारक, ऊपर से उच्च के कहां बैठे हैं? 2nd हाउस में, पैसे के घर पे, ठीक। तो सैटर्न की जब महादशा अंतरदशा आएगी तो क्या होगा? 5th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देंगे, 11th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट, 6th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देंगे, और 2nd हाउस से रिलेटेड। लेकिन 6th हाउस एनिमी का है, जैसे ही कोई दुश्मनी पालेगा, सैटर्न की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, उसका सीक्रेट निकल के बाहर आ जाएगा। क्योंकि पीड़ा मुक्त कौन कर रहा है? उच्च के प्लैनेट की दृष्टि कैसे होती है? मैंने बताया था, अच्छी होती है ना। तो पीड़ा कौन देगा? शत्रु देगा। शत्रु का अगर शत्रु पीड़ा देगा तो सैटर्न रहस्य खोल दो। बात समझ में? तो हम वो वाले पुलिस वाले हैं जिनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, ठीक। बात समझ में आई? ना तो अपनी दोस्ती अच्छी, ना अपनी दुश्मनी अच्छी, ठीक। चलिए, अब आपको समझते में आ रहा है। अब आप देखें, अब आप कुंडली में देखें, अब देखिए, आपको देखेगा, अब समझ में आ जाएगा। कन्या लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह शुक्र देवता है। हा? अब अगर सागर की शुक्र में शनि की अंतरदशा चली, शुक्र में शनि की अंतरदशा चली, तो कौन कौन से हाउसेस से रिलेटेड रिजल्ट आ गया? 2nd हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस। कैसे रिजल्ट आएंगे? अच्छे आएंगे, योग कारक आएंगे। फिर शुक्र जहां देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? शुक्र की दृष्टि देखें, सप्तम दृष्टि, 4th हाउस, एसेट्स के घर पर है, तो एसेट से रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट देंगे। सॉरी, क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अब 4th हाउस पे एक दृष्टि किसकी है? वीनस की। और सैटर्न 2nd हाउस से तीसरी दृष्टि दे रहे हैं 4th हाउस पे। तो 4th हाउस को किसने स्ट्रॉन्ग कर दिया?
एक तो भाग्य के लॉर्ड ने कर दिया, दूसरा उच्च के प्लेनेट ने स्ट्रॉन्ग कर दिया, दृष्टि दे दी। तो फोर्थ हाउस क्या एनवायरमेंट है बृहस्पति का? बृहस्पति क्या होता है? बड़ा होता है। सैटर्न क्या होता है? पौराणिक होता है। शुक्र क्या होता है? सुंदर होता है। अब रिलेट कर लो, गुरुकुल की जमीन वैदिक विद्याओं से जुड़ी हुई, और वहां जो निर्माण हो रहा है वो सुंदर हो रहा है। अब समझ में आया? फार्म हाउस क्यों नहीं बना मेरा? कोई फार्म फूरम भी तो बना सकता था, ऐसे बनाते नहीं लोग फार्म हाउस, झूले झूले लगा के, स्विमिंग पूल। पैसे आए तो वो नहीं कर सकता था? बोलो। लेकिन कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे थे कि यही बन पाती। जितनी वैदिक विद्याएं हैं, जितनी पौराणिक विद्याएं हैं, वो सैटर्न की होती है। बात समझते में आई आपको? तो सैटर्न आते ही क्या मिला? एसेट्स मिले। कैसे मिले? बड़े मिले। चाहे वो गाड़ी थी, चाहे वो जमीन थी, चाहे वो प्लॉट था, चाहे वो फ्लैट था, जो मिला बड़ा मिला। जब तक सैटर्न रहेंगे तब तक एसेट्स बनते रहेंगे। शुक्र में सैटर्न। अब देखो मेरी महादशा देखो, शनि के बाद क्या आ रहा है? अब तुम्हारा तुम मेरे साथ वो करो जरा वार्तालाप। अलाउ कर रहा हूँ unmute करके। शुक्र शनि के बाद क्या आ रहा है? बोलो राधा। मेरी कुंडली में देख के। बुध आएगा। बुध आएगा। बुध कुंडली में देखे, म्यूट कर ली। बुध 9th हाउस में बैठे हैं। ठीक। अब बुध की दो राशियां देखें कहाँ है। 10th हाउस, लगन, और 9th हाउस। ठीक है। लगन से 9th हाउस पे एक ऐसी लाइन खींच दो सीधी, क्योंकि लगन से 10th 9th तीनों कनेक्ट हो गए। एक तरफ का ट्रायंगल कनेक्ट हो गया पूरा, है ना? अब एक लाइन खींचो टुवर्ड्स 5th हाउस, ऐसे ही। राइट। तो 5th हाउस पे जब लाइन खींची तो शुक्र में बुध, ये कनेक्ट हो गया एक तरफ पूरा हमारा, शुक्र में बुध वाला पूरा एक लेफ्ट साइड आ गया। और बुध में बृहस्पति, राइट साइड देखो, 4 नंबर हाउस। और बृहस्पति में शनि आते ही फिर कोई बहुत बड़ी सी प्रॉपर्टी बन गई। बात समझ में आई नहीं आई? लाइन खींच लो, दिख जाएगा कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। कैसे बनेगी? व्यापार के थ्रू बनेगी। पहले व्यापार बढ़ेगा, फिर प्रॉपर्टी। अब उसको ऐसा कॉम्प्लिकेटेडली नहीं समझना, तो नॉर्मल समझ लो। ठीक है। अगर बुध 9th हाउस में है तो भाग्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करेंगे। लगन को स्ट्रॉन्ग होगा बुध आते ही शुक्र के साथ। और शुक्र की राशियां कहाँ है? भाग्य स्थान तो 110% एक्टिवेट हो जाएगा 9th हाउस। तो भाग्य शक्ति से व्यापार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और लग्जरीज भी मिलेगी। होगा सारा भाग्य शक्ति से, क्योंकि भाग्य का स्थान सबसे ज्यादा प्रबल हो जाएगा शुक्र में बुध आते ही। और अगर मैं सोचता हूं कि मेरा बुध अष्टम भाव में है, अगर मैं ये कहूँ अष्टम भाव में है, तो जिन विद्याओं का हम अध्ययन करते हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगे बुध आते ही। उसमें और क्रिएटिविटी आ जाएगी, और रिसर्च हो जाएगी। कोई नया कोर्स लॉन्च हो जाए 2023 में, नक्षत्रों के ऊपर कैसे पढ़ाना है। हो रहा है ना? बता तो दिए तुमको, कल ही तो बताया। 2023 तक तो आ ही जाएगा, नवंबर के बाद बुध लग जाएगा मेरे को लग रहा है।
है ना। ये तो तुमने आज बताया है, मैंने कोई प्लानिंग थोड़ी करी थी कि मैं प्लेनेट को देख के ऐसे करूंगा कि कोई नई चीज लॉन्च करूंगा, नया कोर्स लॉन्च करूंगा तो वो मैंने तो ऐसे ही बोला भाई ये साल तो तुम पढ़ते में निकाल दोगे सब, जिस स्पीड से चल रहे हो तुमने पूरा साल निकाल देना है पढ़ते में, और अगले साल तक तुम कुछ तैयार हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि में बात पड़ेगी तो तभी तो मतलब है कुछ। किसको सिखाऊंगा, नौसिखियों को थोड़ी सिखा सकता हूँ, नक्षत्र सीखे सिखाओ को भी सिखा सकता हूँ। बात समझ में आई आपको? ठीक। अभी की ट्रेल क्या चल रही है, शुक्र में शनि, शनि में राहु, शुक्र में शनि और शनि में राहु, यहां तक की ट्रेन चल रही है और ये चलेगी जून 3 तक, है ना। 3 जून तक है, जुलाई तक है। शुक्र में शनि, शनि में राहु, शायद जुलाई तक है। ठीक। तो क्या होगा, राहु जिस घर में बैठ जाते हैं उसको बल दे देते हैं। ठीक, अगर मित्र का हुआ तो बल दे देंगे और मित्र का नहीं हुआ तो कमजोर कर देंगे। 10th हाउस में मिथुन राशि में राहु, उच्च नीच के प्लेनेट में देखें कि राहु उच्च का हो गया या नीच का, उच्च का हो गया। ठीक, तो 10th हाउस को क्या करेगा, और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक, तो शुक्र भाग्य स्थान, राहु अब किसके रिजल्ट दे रहा है, 10th के। 10th में कौन सी राशि है, बुध की, तो बाय डिफॉल्ट लगन और 9th हाउस एक्टिवेट कर देगा वो। जिस जिस राशि में होता है उसके प्लेनेट को, उसकी राशि को, और फिर राहु, राहु और केतु की गेम है, ये बता देता हूँ पूरी कुंडली। और किसी प्लेनेट की इतनी जबरदस्त गेम नहीं है जितनी दो प्लेनेट्स की है। कैसे, अब आप लिखो, राहु किसकी राशि में है, एक मिनट, ठीक है, मिथुन राशि में है। तो राहु की जब महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर आएगी तो बुध के रिजल्ट देने शुरू हो जाएगा, बुध के सारे हाउसेज एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक, ठीक है। किसके साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। तो जब राहु की महादशा अंतरदशा आएगी, अब देखो बुध के कितने घर हैं, 2 घर बुध के हैं, एक बुध का प्लेनेट हो गया खुद अपने आप। शुक्र का एक घर, 2 घर शुक्र के, एक आप शुक्र हो गया। तो राहु किसके साथ बैठा है, शुक्र के साथ। जब राहु की महादशा अंतरदशा आएगी तो शुक्र के भी रिजल्ट अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? अब राहु की दृष्टि देखो, 1 2 3 4 5 सेकेंड हाउस पे, 7वीं दृष्टि किस पर है, राहु की 4th हाउस पे, गुरु पे है, तो गुरु के भी रिजल्ट दे देगा ये, 4th हाउस के भी रिजल्ट देगा। ठीक, 7 8 और 9 सैटर्न, 9वीं दृष्टि शनि उस पर कुंभ पड़ गई है, तो शनि के भी रिजल्ट देगा। कितने ग्रहों के रिजल्ट दे रहा है, 1 2 3 4, होते कितने हैं, 9, 9 में से 4 ये और एक राहु आप, 5 रह गए, कितने, 4। सारी गेम इनकी है पूरी कुंडली में। और अक्सर पंडित जी महाराज को समझ में नहीं आता है कि राहु पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव देगा। तुम्हें बता देता हूं, अगर मित्र की राशि में बैठा है और मित्र की राशि को देख रहा है तो पॉजिटिव देगा, अगर मित्र की राशि में बैठा है पर शत्रु राशि को देख रहा है तो नेगेटिव देगा, चाहे वो जितना मर्जी उच्च का हो, जितने मर्जी अच्छे प्लेनेट के साथ बैठे। इसकी फितरत है, एक 3 जगह ठीक करेगा, 2 जगह खराब करेगा। बात समझते में आई? ये 100% ठीक रिजल्ट नहीं देता है किसी को। इसलिए राहु की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति का जीवन
रोलर कोस्टर ही रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। सबसे क्रूर प्लेनेट है राहु, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि ये जाते जाते जो भी कुछ लिया होता है फाइनेंशियली उसका डबल दे के जाता है। अगर ये नुकसान कराएगा तो जब जा रहा होगा तो आपके नुकसान की भरपाई कर जाएगा। सैटर्न ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ जाते जाते जीवन को कैसे जीना है ये बता के जाते हैं। व्यक्ति को जीवन जीना आ जाता है। क्या फील करता है वो फील करता है जो W4 का द्वार देता है, कंटेंट। दिशा क्या है? शनि। बात समझ में? एंड ऑफ द डे व्यक्ति वो फील करना शुरू करता है। तो जिसका W4 का द्वार होता है वो वैसे ही कंटेंट फील करना शुरू करता है। क्लियर? ठीक। अब अगर मंगल मेरी कुंडली में मारक ग्रह है और चंद्रमा मारक है, दो ग्रह मारक है, देखा आपने? मंगल मारक है, कन्या लग्न की कुंडली उठाओ, देखो मंगल बैठे हैं 9th हाउस में। ठीक। तो मंगल की जब अंतरदशा आएगी तो कौन से हाउस एक्टिवेट हो जाएगा? 8th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, 3rd हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, दो एक्टिवेट हो जाएंगे। 8th हाउस क्या है? पीड़ा का है, पेन का है। तो जब जब मंगल आते हैं कोई या तो मेरे को कट लग जाता है, चोट लग जाती है, सर्जरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ नहीं तो आंखों में सुइयां चुभ जाती हैं, मेरे इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर। ठीक। अब जब मंगल आएगा तो मंगल की दृष्टि कहाँ है? 1 2 3 4, चौथी दृष्टि 12वें घर पे हुई। तो जब जब मंगल आएगा सागर को हॉस्पिटल जाकर इलाज कराना होगा, फिक्स है। और वो कहीं ना कहीं पेन भी होगा उसको। बात समझ में आई? फिक्स है। चौथी दृष्टि ये रही। सातवीं दृष्टि मंगल की कहाँ पड़ रही है? अब देखो मंगल, मजेदार बात ये देखो कि मंगल मारक हो गया, हेल्थ वाइज तो मारक हो गया, लेकिन व्यापार में मदद कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल सातवीं दृष्टि से मेहनत के स्थान को देख रहा है, तो व्यक्ति को करेजियस बनाता है। व्यक्ति मेहनत करने से डरता नहीं, क्योंकि वहां पे वृश्चिक राशि है, उसकी खुद की है, तो करेजियस करेगा, डेयरिंग करेगा। बात समझ में? अष्टम दृष्टि कहाँ है? अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ गई 4th हाउस पे। तो यहाँ पे जो राशि है वो बृहस्पति की है ना? किसकी है? बृहस्पति की। और बृहस्पति बैठे हैं मंगल की राशि में, 3rd हाउस में। बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं और मंगल बृहस्पति को देख रहे हैं। तो बृहस्पति मंगल का जो कोप है 4th हाउस का, क्योंकि 7वें के बाद ही तो अष्टम दृष्टि आएगी, तो बृहस्पति वहीं उसको शांत कर देंगे। इस ये तुम मेरे बिहेवियर में देख सकते हो कि जैसे ही तुम कुछ डिंग डोंग करते हो मैं भड़क जाता हूँ बहुत बुरी तरह, और बृहस्पति फिर कहता है शांत शांत शांत, तो मैं विद इन नो टाइम तुमसे प्यार से भी बात कर लेता। बात समझते हैं? देखा? 3rd हाउस क्या है? सोसाइटी है, सोशल है, लोग। तो जैसे ही तुम डिंग डोंग करते हो तो मंगल क्या करता है? मंगल पारा हिट कर देता है। क्या मतलब है? हाँ। और उसके बाद बृहस्पति कहता है बच्चे हैं छोड़ दो, शांत रहो। बात समझ में आई? तो बृहस्पति इंसाइट देता है तुरंत, शांति देता है, और मंगल एग्रेसिव करता है। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? मीना जी समझ में आया आपको? मीना जी मैं आपसे कह रहा हूं, बात करोगे तो ऊपर से चला जाएगा टॉपिक, फिर बाद में मेरे को नहीं कहना आप, है ना? मेरी एक एक पे नजर होती है।
ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे देखना है। अब मंगल अच्छा हो गया और बृहस्पति देखा जाए तो बृहस्पति कमजोर हो गए कुंडली में। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस के लॉर्ड थर्ड में बैठ गए, अपने से 12वें में चले गए तो कमजोर हो गए। लेकिन मेरे लिए कमजोर बृहस्पति ही वरदान बन गया, नहीं तो मेरे कुटुंब को उखाड़ के फेंक देते मंगल। क्योंकि अष्टम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देख रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब बिकवा देते हैं। तो कमजोर बृहस्पति ही मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। बृहस्पति का अपने से तीसरे में जाना ही मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं और एक दूसरे से जब दृष्टि बनाते हैं तो इसलिए मैं क्या तुमसे कहता हूं। अच्छा, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहाँ है? बृहस्पति की 7म दृष्टि भाग्य स्थान पर है, गुरु के स्थान पर है ना। तो मेरे गुरु का स्थान यानी कि 9th हाउस कैसे और ज्यादा स्ट्रांग होगा? जब मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, गुरुदेव ही करते हैं, करने वाले वही हैं, मैं तुमको सीधा उनसे कनेक्ट करता हूँ। बात समझते में आई मेरी? बृहस्पति की दृष्टि सूर्य में पड़ रही है 9th हाउस पे, सूर्य आत्मा होती है। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा में पड़ रही है 11th हाउस पे। तो जो गुरुदेव से ज्ञान मिलेगा वो आत्मिक भी होगा और मन को शांति देने वाला भी होगा। समझ में आया? 9वीं दृष्टि देखो बृहस्पति की चंद्रमा पे। बृहस्पति और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं तो गजकेसरी योग बनाते हैं। जब एक दूसरे को देख लेते हैं तब भी गजकेसरी योग बनाते हैं। अब ये किस भाव में योग बन रहा है? बृहस्पति बैठे हैं 3rd हाउस में, चंद्रमा बैठे हैं 11th हाउस में। किसकी राशि में बैठे हैं? खुद की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति देख रहे हैं चंद्रमा को, तो जो डिजायर होगी वो पूरी होगी। 11th हाउस डिजायर है तुम्हारी। बात समझ में आया? जो सोच लोगे वो कर लो। समझ में आया? क्लियर? क्या सोच लोगे? बृहस्पति की दृष्टि कहाँ है? पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 7म भाव पे पड़ रही है, पार्टनर के और कस्टमर के घर पे पड़ रही है। तो वहां पर राशि कौन सी है? बृहस्पति की ही है। तो बृहस्पति अपने घर को जब 7th हाउस को देखेगा तो घर कैसा होगा, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि क्लाइंट कैसा होगा। घर को तो छोड़ो, वो तो बात की बात है, पर क्लाइंट कैसा होगा? बृहस्पति जैसा होगा, बड़ा होगा, और वही क्लाइंट पैसा देगा तो डिजायर पूरी होगी। और क्लाइंट कौन होगा? जिसको मैं कहता हूं कि ये मेरा क्लाइंट बनेगा, वो मेरा क्लाइंट। और जिसका पेपर उठा के फेंक देता हूं, मेरा क्लाइंट नहीं। क्योंकि चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि है। अगर मन करेगा तो काम करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। मन किया, काम किया तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो बेमन से रिजल्ट नहीं। काम नहीं करना, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। समझते में आया? हाँ। 4th हाउस का केतु कुटुंब खराब करता है, सबको मालूम है। घर से दूर रखता है, फैमिली से दूर कर देता है। लेकिन सागर की कुंडली में क्यों नहीं करता है? क्योंकि बृहस्पति 7म भाव को देखता है, तो पार्टनर के साथ रिलेशन, अपना ही घर है बृहस्पति का, खराब नहीं करता। नहीं तो अब तक कोई और कुंडली होती और बृहस्पति यहाँ पर नहीं होता तो व्यक्ति अपने पार्टनर को छोड़ के चला जाता, बृहस्पति की हल्की सी भी मूवमेंट राइट लेफ्ट होने से। बात समझ में आई? यस नो नो यस। क्यों चला जाता? क्योंकि केतु भी देख रहा है
केतु वहां बैठा है और राहु की दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस में। तो अगर मेरी कुंडली में तुम सारी गेम देखो तो सिर्फ एक मंगल और सूर्य 2 प्लेनेट हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे प्लेनेट फेवरेबल है। मंगल भी सिर्फ अष्टम और 12वें का। मंगल क्या होता है? बीपी होता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मंगल की एक्सीडेंट होता है। तो रिलेट करो, अष्टम मृत्यु होती है, 12वां हॉस्पिटल होता है। जब तक मंगल नहीं आएगा आदमी जाएगा नहीं। समझते में आया? कोई और प्लेनेट लेके नहीं जाएगा। शनि होता है ले जाने वाला, शनि तो हीलर हो गए, हीलिंग कर रहे हैं। तो कौन लेके जाएगा? मंगल लेके जाएगा। मंगल के साथ क्या आना चाहिए? सूर्य आना चाहिए। तो जब मेरा सूर्य में मंगल चलेगा, वो पीरियड मेरे लिए डेंजरस होगा। आने वाला है 2026 में, सूर्य में मंगल आते ही बात समझते में आई। क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट, मंगल का अष्टम एक्टिवेट, फिर मंगल की दृष्टि 12वें पे, तो 12वां तो 2 बार एक्टिवेट हो गया और अष्टम पीड़ा होगी। तो कब ट्रेल ट्रेल क्या बनेगी? ट्रेल बनेगी सूर्य सूर्य में सूर्य, या सूर्य में बुध, या सूर्य में मंगल में बुध। ज्यादा अच्छी ट्रेल तो ये बनेगी उस टाइम। सूर्य में मंगल, मंगल में बुध और बुध में सूर्य, या लास्ट में मंगल। वो ट्रेल जब बनेगी प्लेनेट की, तब गड़बड़ करेगा। क्या करेगा? हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, कष्ट देगा। अब इसके रिजल्ट को नलिफाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 8th हाउस, अगर 6th हाउस पीड़ा का है तो 5th हाउस हीलिंग का है। अगर 8th हाउस पीड़ा का है तो 7th हाउस उस 8th हाउस को आइसोलेट करने का है ना? तो 7th हाउस किसका है? गुरु का है। तो गुरु का हाथ पकड़ते रखना और 8th के रिजल्ट नलिफाइड होते रहे। बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा उस ड्यूरेशन में? मैं भाग जाऊंगा गुरु को। मैंने तुमसे कहा नहीं सूर्य आने दो। तुम क्या, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तो मैं जाके गुरुकुल बैठ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं होगा उस ड्यूरेशन, होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी वीक हो जाएगी। और ये बात मैं सब लोगों को कह चुका हूं कि मेरे जीवन का अगर ये पड़ाव निकल जाता है तो मेरी लाइफ आगे अच्छी चलेगी। अब तो तुम्हें दिखते आ गया सारा कि नहीं? तो बचाएंगे कौन? बचाएंगे गुरुदेव। साथ में ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो, बुद्ध देवता के डाइट, या मां सरस्वती। तो गुरुकुल में किसकी मूर्ति है? मां सरस्वती की है ना? गणेश जी की है। और गुरु कौन है? जो नाथ संप्रदाय के हैं वही गुरु हैं, नाथ पंथ के। वहां तो एक पूजे थे, यहाँ तो 9 गुरु बिठा रखे हैं गुरुदेव में। गुरुकुल में 9 नाथों की मूर्तियां हैं गुरुकुल में। साथ में धूना लगा दिया। किसका? गुरु गोरखनाथ जी का। क्या बोलते हो? गुरु गोरखनाथ, यही बोलते हो। तो मेरी जो लड़ाई है उस ड्यूरेशन की, उसकी तैयारी अभी से शुरू है। पर जब समय आएगा तब अस्त्र शस्त्र निकाल के और लड़ लेंगे। हमारा क्या है, हम तो मैदान में हमेशा है। ठीक, समझ में आया? तो फ्रेम में लगने से डरना नहीं,
क्योंकि ये सच है। रात को कहीं घबराते हो, रोज रात को लेके हमें फ्रेमों में टका देता है ये। तुम्हें हंसी मजाक में सच से अवगत करा रहा हूं, फैक्ट है ये। दो चीजों से डरना नहीं, एक अकेले रहने से और दूसरा फ्रेम में रहने से, क्योंकि दोनों ही बातें एक है। फ्रेम में भी अकेले ही होगे। कभी देखा है पितरों की फोटो में फ्रेम में साथ में बच्चे भी हो, हार चढ़ा हो? कभी भी नहीं होगा। पितर अकेले बेचारे टंगे रहते। तो तुम्हें अकेले रहते आना चाहिए। और अपने अकेलेपन से अगर तुम्हें डर लगता है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुमने अपनी जीवात्मा का गला घोट के जी रहे होगे। इसलिए अकेलेपन से डरना नहीं, अकेले रहो जीवन में। मैं नहीं जाता, साल में एक बार 15 दिन चला जाता हूँ छोड़ छाड़ के सब। 10-15 दिन अकेले रहता नहीं। और दिन में कुछ समय अपने आप को दो। सारा दिन ये मगजमारी मत करो अपने दिमाग को लेके, खपाओ मत इसको। कुछ समय अपने लिए इस्तेमाल करो, प्रोडक्टिव रहो, अपने बारे में सोचो। और तुम अपने बारे में भी सोचते हो किसी और के बारे में, ये तुम्हारी झंड जिंदगी है। दो लोग साथ आए थे क्या? इंडिविजुअल आए थे ना? तो इंडिविजुअल सोचो कि तो मेला है, एक मिलेगा तो जाएंगे। रो पिट रहे हो और बेपरवाह रहा करो जीवन में। अगर बेपरवाह रहोगे तभी बिंदास जियोगे। ज्यादा सोचना, टेंशन नहीं लेने का। ज्यादा नसें फट जाती हैं दिमाग की ज्यादा सोचने से, है ना। बीपी शीपी हो जाता है, दिमाग में दर्द होता है ऐसे। ठीक। तो सबका जीवन एक ना एक दिन समाप्त होना है। इससे पहले कि वो समय आ जाए, अपने जीवन को जी लो। तो बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, तुम पछताओगे, अरे हम ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते। जब करना है तब तुमने किया नहीं, तब तो तुमने दीवारों से सर फोड़ा है जोर जोर से मार के। फिर दवाइयां ली हैं उस दर्द को कम करने की। इसलिए लिव योर लाइफ, डोंट स्पॉइल इट। और भागना बंद करो लोगों के पीछे। सबसे ज्यादा पीड़ा ये लोग देते हैं, ये ध्यान। समझ में आ रही है मेरी बात? है ना। और फिर भी भागना है तो भागो। मुल्ला की दौड़ मस्जिद, और क्या। नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह भी बहुत करता है। इसलिए फिल्टर करते आना चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा और कौन नहीं। तो ज्यादा टेंशन लेना, चिक चिक ज्यादा करे उसे बाहर कर दिया करो जीवन से तुरंत। क्योंकि तुम्हारा जीवन ये चिक चिक के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन तो बहुत सुखद है। तुम्हारे पास टाइम है क्या? अब मेरे को देखो, अगर मुझे ऐसा लगता है 2026 में ऐसा समय आने वाला है, तो कितना टाइम है मेरे पास? 2022 में हम हैं। 22, 23, 23, 24, 25, 3 साल। चौथे साल में तो सूर्य आ जाएंगे। अब मैं वो 3 साल इंजॉय करूं, या मैं वो 3 साल ये घरेलू झगड़ों में बैठूं? बोलो, क्या करूं मैं? इसलिए मैं मस्त रहता हूँ, अपनी मौज में रहता हूँ। जो मुझे करना है मैं करता हूँ। जिससे बात, ये फोन रखा है ना, फिर बात करनी होती है करता हूँ, नहीं करनी होती नहीं करता। मेरी मर्जी। समझ में आया? इसलिए इंजॉय करो। मुझे तो पढ़ते आता है, तुम्हें जिस दिन आ जाएगा उस दिन तुम पता नहीं जियोगे कैसे। पानी पी पी के रोज बैठे रहोगे जैसे ये पी रहा है।
अरे मैं अपनी अपने क्लाइंट की पढ़ लेता हूँ, उसके पापा की पढ़ लेता हूँ, कहीं पूछ लेते हैं क्लाइंट भी, तबीयत काफी खराब रहती है, कैसा रहेगा उनका, कैसा नहीं रहेगा, अपने को सारा दिखता है। तो जब मैं अपनी कुंडली पढ़ सकता हूँ, अपने माता पिता की नहीं पढ़ता हूँ? सोचो, क्या मैंने ईशा की कुंडली नहीं पढ़ी होगी? और अगर तुम्हें पूरी पढ़ते आ जाए ना, तो तुम जीते जी मर जाओगे। इसलिए पूरी पढ़ते आनी नहीं चाहिए, उतनी ही आनी चाहिए जो वास्तु से रिलेटेड। ठीक, नहीं तो घबराहट होगी, अरे आ गया एट्थ, आ गया ट्वेल्थ, ऐसे नहीं होता है। नक्षत्र भी आना चाहिए उसके अंदर, वो चरण भी आना चाहिए, तब होता है। ऐसे थोड़ी, ऐसे तो कितनी बारी मंगल आएगा, कितनी बारी सूर्य आएगा, कितनी बारी मंगल आएगा। क्या आपसे पहले सूर्य मंगल आए नहीं होंगे? आए होंगे, जब आए हैं छोटी मोटी चोट दे जाते हैं। और महादशा बड़ी प्लानिंग करता है ना? समझ में आया नहीं आया? जिस दिन ये मधुमक्खियों ने काटा था, उस दिन मंगल और राहु दोनों ही थे। हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए अपन, है ना? तो इसलिए इंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी इन योर लाइफ, और अपनी जर्नी में खुश रहो। ज्यादा चक्करबाजी में मत पड़ना, सब झंड हो जाता है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है बच्चा बाटी कि नहीं आ रहा? और ये जो फोन पे ट्रिंग 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 बजाते रहते हो ना, तुम्हारा बेड़ा गर्क ही इसने किया है फोन में। You know what? My family, my mother-in-law, my father-in-law, my brother-in-law, झंड। क्या हो गया बात करके किसी को? उन्हें को फर्क पड़ गया? और तुम ईगो पे ले लेके लड़े जा रहे हो, मरे जा रहे हो। ऐसी तैसी कर दी तुमने अपने जीवन में। ज्यादा सोचने से विचार जहर हो जाते हैं, ये ध्यान रखो, पॉइजनस हो जाते हैं। और जब पॉइजन बढ़ जाता है ना शरीर में, तो कैंसर हो जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं हम तो खाते नहीं पीते नहीं, हमें कैंसर कैसे हो गया? पर तुम जो अंदर कुड़ते हो ना, वो जहर होता है। इसलिए अंदर अंदर घुटना कुड़ना बंद करो, जहर पीना बंद करो, और आइसक्रीम आइसक्रीम खाओ, बहुत कुछ है खाने को, एंजॉय करो। बाहर जाओ, ठंडा पानी पियो, नींबू पानी पियो, चाहे जहरी हो रहे हो। उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। अरे क्या कर दिया? तुमने क्या किया? तुम कितने बड़े कांडी हो, अपने अंदर झांक के देखो, तुमने क्या क्या किया है अपने जीवन में? तुमने बख्शा किसी को? जाने अनजाने छोड़ा तो तुमने भी किसी को नहीं। हाँ? तो इसलिए जस्ट रिलैक्स, एक चीज को और ध्यान रखो, जो बीत गया वो कल, अब तो चला गया, उसको तुम क्या कर सकते हो? तुमने जो कर लिया, अब तुम ठीक कर सकते हो उसको? तुमने जो ढोल पीटने से पीट लिए हैं, जिसको परेशान करना से कर लिया है, अब उसको रेक्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब या तो अपना रास्ता नापो, या उस चीज को सुधारो अपने जी। और सुधारने का एक ही तरीका है, और वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय व्यक्ति तभी करता है जब उसे दिखता होता है कि वो कहाँ गलत है। और जब उसे दिखता नहीं है वो कहाँ गलत है, तो उसके असुर जागृत होते हैं, क्योंकि उसे सब चीज अपनी ठीक लगती है। उसे लगता है कि उससे बढ़िया व्यक्ति ही कोई नहीं है, बस सारे ही ऐवे ही चपले लेके उसके पीछे पड़े हैं। सारी दुनिया एक तरफ, तुम नगीने एक तरफ, ऐसा कैसे हो गया? कुछ तो तुम में भी कमी होगी, है ना? पर वो दिखती नहीं। सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है व्यक्ति, कई बार सोच सोच मनगढ़ंत सोचता है। क्या कहते हैं उसे? हेलेसिनेशन हो जाती है उसे। होता कुछ है, दिखता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है। बस ये कुछ 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 में ही कुछ कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है मालूम है?
इसको दिमाग का केमिकल लोचा बोलते हैं। इम्बैलेंस ऑफ केमिकल इन योर ब्रेन, वो हो जाता है। नहीं तो सोचो, ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ कहे और तुम बोलो कुछ और समझो कुछ और तुम्हें दिखे कुछ? ऐसा तो नहीं होता कभी। हो सकता है कभी आउट ऑफ इग्नोरेंस एक दो बारी हो गया हो, पर इफ इट इज ऑफ्टन happening with you, then you have a serious mental problem and you got to work on it. उसका तरीका क्या है? ध्यान करो, ध्यान से फोकस बनेगा। पर ध्यान भी तो तभी लगेगा जब थोड़ा शांत रहोगे दिमाग से। दिमाग में तुम्हारे इतनी शाई शाई रहेगी तो तुम ध्यान कहाँ से लगाओ? है ना? समझते में आ रहा है विदित? तो इसलिए लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, एक एक मोमेंट अपने परिवार के साथ एंजॉय। मरो नहीं लोगों के लिए, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जो तुम जिस चीज के काबिल हो वही तुम्हें मिलेगा, है ना? तुम्हारी जेब में पैसे होंगे तो तुम ही रह लोगे, नहीं तो जर कौन ले लोगे, यही होगा ना। तो तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी जेब है। ये तो मेटीरियलिस्टिक हो गया, है ना? और अदर वे अराउंड, तुम्हारा थॉट है, तुम्हारी काबिलियत। जो तुम सोचोगे वो घटित होगा तुम्हारे साथ। तुम सोचोगे हमारे सारे मित्र हैं तो सब मित्र होंगे, तुम कहोगे सारे दुश्मन हो गए तो तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति में, अपने बच्चों में भी दुश्मन दिखेगा, अपने पति में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, भाइयों बहनों में, सब में दुश्मन दिखेगा। क्योंकि अपने यहाँ दुश्मन तुम खुद बन बैठे हो, कोई और थोड़ी है तुम्हारा। समझते में आया? है ना? थोड़ी बात हैवी हो गई आज लग रहा है, पर ये जरूरी है। ये जरूरी है ताकि तुम्हें जीवन समझते में आए। और मेरा अनुभव है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती ना, उसे कुछ समझ नहीं। इसलिए परमात्मा की शरण में भी जाओ, सिर्फ गुरु जी के पास ही मत भागो। मंदिर जाया करो, गुरुद्वारे जाया करो, जोत लगाया करो, है ना? भजन सुना करो। समझ में आ रही है? क्योंकि अपने तो खुद ही वहां जाते हैं उसी की शरण में। ठीक, ओके। सेशन ओवर, मजा आया? हमारा योग कारक समझ में आ गया। अब आप लोगों को पता चल गया कि अगर फिफ्थ हाउस में भी राशि है, सिक्स्थ में भी राशि है, तो कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। देखें अब आपका होमवर्क ये है कि आपने अपनी कुंडली में वो योग कारक मारक निकालना है और देखना है महादशांतर दशा में प्लैनेट ने कैसा रिजल्ट दिया। कहीं वो नेगेटिव तो नहीं दे रहा था योग कारक होने के बाद भी, अगर 6 8 12 में बैठे। अब ये एनालिसिस करो भाई, तुम्हारे पास पैसा आया तो देखो मारक ग्रह था या योग कारक था। अगर बीच में मारक था तो मैक्सिमम ट्रेल में क्या योग कारक था? 4 5 की ट्रेल में 3 बारी योग कारक था, 2 मारक थे, क्या था वो? आप कैलकुलेशन करके देखें उसकी, तो आपको दिखते आएगा। क्लियर? गॉट इट? समय क्या हुआ है, कोई बता सकता है मुझे? 8 बजने वाले हैं सर, 10 8 बजे? मिनट काम में। आप लोगों को काम पे भी जाना होगा, है ना? मैं भी चलता हूँ। छुट्टी है आज? किस चीज की? सैटरडे संडे वीकली ऑफ होता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग रात को सो गए थे क्या? 2 घंटे सोए हो? मैं सोया नहीं हूँ, मैं रात से जाग रहा हूँ, है ना? तो मेरे को नींद ही नहीं आई। मैंने कहा अभी क्या सोऊं मैं। जब मैंने लेटा तो देखा 3:30 बज गए हैं। मैंने कहा अब 3:30 क्या सो, 3:30 सो के कौन सा तीर मार लूंगा मैं? 4 बजे मुझे 4:30 वैसे ही उठना है, 1 घंटे के अंदर। तो मैं जागता रहा। फिर मुझे भूख लगी, मैंने शकरकंदी उबाली,
शकरकंदी बना के खाई। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग करें अध्ययन, चिंतन, मनन। कुंडली आपको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है कि कैसे देखते हैं। इतनी भी आ गई तो भी तुम तीर चला लोगे, है ना। फिर अभ्यास का मामला है, अभ्यास करोगे तो निशाने लगते। क्लियर? समझते में आया? अब इसके बाद तुम तीर चलाने लायक तो हो गए हो, अब तो प्रैक्टिस करते रहो तो टारगेट पे हिट होता रहे। 2 4 10 20 गलतियां भी करोगे, इट्स ओके, गलती हो गई तो क्या होगा। जरूरी थोड़ी है कि तुम भगवान हो, जो कहोगे वही होगा, है ना। कुंडली पढ़ी, कहीं नहीं कुछ तुमने गलत कह दिया तो इट्स ओके। किसी ने कहा हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो कहना अच्छा हुआ ना, नहीं हुआ तो है ना? ये तो अच्छी बात है, नहीं हुआ। बीमार नहीं हुआ तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। बात समझ में आई? ठीक। जब सैटर्न सूर्य सैटर्न को देख लेता है तो ऐसे व्यक्ति के फादर उससे दूर होते हैं। ये ध्यान। सैटर्न चंद्रमा सैटर्न को देख लेता है तो ऐसा व्यक्ति जेलस होता है, जेलस रहता है, सारी पॉइजनस होता है उसका। ठीक। अभी मैं चलता हूँ, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय योर डे। ठीक है, अच्छे से वीकेंड एंजॉय करो। मैं जा रहा हूँ कॉफी पीने। तुमसे कहा था सुबह जाऊंगा स्टारबक्स, कहा था ना। स्टारबक्स जाऊंगा, कॉफी पीऊंगा, वापस आऊंगा, नाश्ता बनाऊंगा, तब तक ईशा उठ जाएगी, फिर मैं सोने जाऊंगा 2 3 घंटे। शाम को 9 बजे सेशन है, वही लोग आएंगे जो आमंत्रित होंगे। ठीक। कौन आमंत्रित होगा? जिनका बीजीएम एक बारी भी रिवाइज नहीं हुआ है, जिनके 2 3 हो गए हैं, तुम्हारी छुट्टी। तुम इसी में कंटिन्यू करो। कितना पढ़ोगे, है ना। कितना बार 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 रिवाइज करोगे। हो गया बस इतने में, इतना ही। 2 3 करा दिया, रिवीजन बहुत है। इनविटेशन आएगा, ऐड हो जाना। और शाम को सेशन जब शुरू होगा, एकदम मोड में बैठना, तुम्हारी रिवीजन है, सेशन नहीं है तुम्हारा। सेशन उन लोगों का है। ठीक। तुम्हें जो प्रश्न पूछने होंगे तुम मुझसे मेरे सेशन में अलग से पूछना, लिख लेना। वहां मत शुरू हो जाना 10 10 10 10 में, है ना। वो पागल हो जाएंगे, तुमने तो पढ़ लिया है, उन्हें पल्ले नहीं कुछ पड़ेगा। वो कहेंगे ये हैवी वाले, जैसे तुम आए थे तुम्हें लगता था ये तुमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, देख लिया, पल्ले इनके भी कुछ नहीं था। ऐसे तुम आओगे और फिर जैसे ही तुम बोलोगे वो घबरा जाएंगे। फिर मैं उनको क्या कहूंगा, पल्ले इनके भी अभी कुछ नहीं है, ये भी पढ़ रहे हैं। पर वो हो जाता है ऐसे, वो दोस्तबाजी शुरू हो जाती है। हमें आता है, हमें आता है, ऐसा दिखाना, है ना, कि तुम कुछ विशेष हो गए हो। ठीक। अभी जितना सीख लिया है ना, उसको कर लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हो, ये बता। जितना जितना अभी सीख लिए, वीजीएम कंप्लीट होने के बाद एक व्यक्ति बहुत ही मेरेकुलस रिजल्ट्स लेकर आ सकता है, अगर उसने शिद्दत से ढंग से सीखा हो और प्रैक्टिस किया। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जितना कंटेंट, जितना डिटेल में अपन समझा देते हैं ना, कुछ समझाता भी नहीं है। पढ़ाया गए, क्या लेना देना, बच्चे पढ़े जिए नहीं जिए, बैठे ना बैठे उनकी मर्जी, कौन पेन लेता है। अब तुम्हें नहीं आता तो मैं तो आगे जा सकता था ना, मैं क्यों तुम्हें दोबारा से एस्ट्रोलॉजी लेके बैठता। मैं तो छोड़ देता भी, मैंने तो पढ़ा दिया, मेरे तो एक ही बारी है, सर्टिफिकेट लो, जाओ जो मर्जी करो, मैंने चलानी सिखा दी गाड़ी, तुम ठोको जहां मर्जी जाओ। पर अगर मैं तुमको एक बारी गाड़ी चलानी सिखा रहा हूँ, दूसरी बारी सिखा रहा हूँ, तीसरी बारी सिखा रहा हूँ, तब भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी, तो तुम्हारे बस की नहीं है गाड़ी चलाना, फिक्स है।
तुम तो ट्रैक्टर ढूंढो, कोई बड़ा सा काम ढूंढो, बढ़िया सा ऐसे फैक्ट्री फैक्ट्री लगाओ, कोई ट्रेडिंग ट्रूडिंग करो। कहाँ तुम चक्करबाजी में पड़ गए हो, बाबागिरी में यार। पर अगर एक बारी सिखाया, दूसरी बारी सिखाया और तीसरी बारी सिखाया और तुम्हें सीखते में आ गया, समझ में आ गया, तो तुम हर हर बारी जब तुम रिवाइज करोगे ना, तुम पॉलिश ही होते जाओगे। फिर तो वो हीरा जैसे चमकता है ना, वो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कांच हो ना, बस यही गड़बड़ हो जाती है। तुम्हें पता है तुम क्या हो, तुम हीरा हो या कांच हो, तुमसे ज्यादा तो कोई अच्छा नहीं जानता। तुमने जो सोच लिया अपने बारे में, वही तुम बन जाओ। इसलिए अपने आप को, मैं निर्मल जी को क्या कह रहा था, निर्मल जी आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, आपने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए हैं। वो जब भी कभी भी मुझसे बात करते थे, वो यही मुझसे कहते थे, सर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ आता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आगे हैं मैं पीछे हूँ। तो तुम्हारे दिमाग की उपज है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी दवाई भी नहीं बनी, कोई न्यूरो सर्जन भी इसका इलाज नहीं कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी फेल है, कहीं चले जाओ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप दीपो भव, अपना इलाज खुद करना पड़ेगा। कैसे होगा? अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, पॉजिटिव रहो हर चीज को लेके, है ना? नहीं आता आ जाएगा, लेकिन अगर बार बार नहीं आ रहा है तो तुम्हारे लिए नहीं बना है, सीधी सी बात है। जो थोड़ी है सबके लिए सब चीजें बनी है, समझ रहे हो? अब ऐसे तो सभी लाखों करोड़ों कमा लेते वास्तु करके, सभी ज्योतिष करके पैसे खूब सारे कमा लेते, पर गिनती के लोग ही होते हैं ना, सभी थोड़ी होते हैं, गिनती के होते हैं। तुम ऐसे नजर मारो जरा, एक ब्रॉडर व्यू देखो, कितने लोग हैं पढ़ाने वाले। 400 रुपए, 100 रुपए, 99 रुपए, 500 रुपए, 999 रुपए में पढ़ा रहे हैं। और कितने लोग हैं जो 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए ले रहे हैं, ये भी देख लो। फिर वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, ये देख लो। मैं तो अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ, जरा यहाँ वहां पढ़ने तो जाओ, एक बार तुम्हें पता तो चले कि पढ़ाते कैसे हैं। यहाँ तो खूब मजे से बोल देते हो जो बोलना होता है, जरा बाहर जाके बोल के दिखाओ। यहाँ तो जिसका लिवरेज है तुम्हारे को, तुम जाओ तो सही बाहर, एक बारी पढ़ के आओ। मैं लिख के देता हूँ, घूम के वहीं आओगे वापस, पैसे बर्बाद करके। इतना तो मुझे अपना भी मालूम है। हाँ जी मीना जी, कोई प्रश्न है पूछिए। सर मेरे को डॉक्टर के जाना है, मेरे हस्बैंड के साथ मैं जा सकती हूँ क्या, हाँ लीव कर हाँ सकती हूँ? बिल्कुल 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 चाहिए, सेशन ओवर है। एक बार देखो, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे बता तो देते रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सर, इतना